हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वीडियो नंबर 85 ऑफ द सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज का हमारा टॉपिक है वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डीसी मोटर्स, राइट। इन द लास्ट लेक्चर हमने डीसी जनरेटर के बारे में डिस्कशंस किया था और उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशंस अभी तक हुए हैं प्रीवियस वीडियोस में, वहां पर हमने टाइप्स ऑफ जनरेटर्स एंड न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ ईएमएफ इक्वेशंस और ये सारी चीजें हम अभी तक कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, तो डीसी मोटर से स्टार्ट करते हैं आज। डीसी मोटर बेसिकली एक ऐसा मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन करता है, राइट। हियर वी हैव ए मोटर, डीसी मोटर, राइट। हमारे पास डीसी मोटर है। डीसी मोटर को हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि हम मोटर की हेल्प से कोई भी मैकेनिकल लोड को ड्राइव कर सकते हैं जब हम मोटर को उससे कनेक्ट करते हैं तो। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ द मोटर। नाउ अगर कंस्ट्रक्शन वाइज बात करें तो कंस्ट्रक्शन वाइज मोटर और जनरेटर में कोई भी खास डिफरेंस नहीं होता है। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, राइट। दोनों ही मशीन्स बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। ये डिस्कशन हमने पहले भी किया है कि जनरली जो मोटर्स हैं वो मोटर्स हम क्लोज्ड टाइप से रखते हैं, एकदम जो उसका आउटर सरफेस है वो पूरी तरह से क्लोज्ड रहता है, राइट। इसका मतलब ये है कि जब भी हम मशीन को कहीं यूज करेंगे एज ए मोटर, तो वो मोटर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी एनवायरमेंट में यूज हो सकता है, राइट, एज कंपेयर टू डीसी जनरेटर, राइट। दैट इज वाई उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से क्लोज्ड होता है। ठीक है, कि कहीं से भी वो ओपन नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर एनवायरमेंट की वजह से उसके अंदर डस्ट और कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स उसके अंदर जाते हैं तो दैट विल हार्म टू द मशीन। दैट इज वाई जो डस्ट है, मॉइस्चर है, फ्यूम्स है, इस तरह की चीजें सब मैकेनिकली डैमेज कर सकती है मोटर को। इसी कारण से वो पूरी तरह से डस्ट प्रूफ होता है, फायर प्रूफ होता है उसका जो एनक्लोजर है, राइट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जिस तरह की रिक्वायरमेंट हमें मोटर की है, जहां पर भी हम उसको यूज करने वाले हैं, उसके हिसाब से हम डीसी मोटर को एज ए कंस्ट्रक्शन उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन करते हैं। बाकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है जो डीसी जनरेटर में हमने एक्सप्लेन किया था। सो ऑल द पार्ट्स आर एप्लीकेबल हियर एज वेल, राइट। तो वहां से हम रेफर कर सकते हैं डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, डीसी मोटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वाले लेक्चर में, राइट। डीसी मोटर को हम किस तरह से उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसका वोल्टेज इक्वेशन क्या बनेगा, ऑल दीज हैज बीन डिस्कस्ड। Also, the EMF equation of DC motor is also the same as the DC generator EMF equation. The difference is only is that कि generator के केस में हम generated EMF को EG से represent करते हैं, while in case of DC motor हम इसको represent करते हैं EB से। This is called back EMF और काउंटर ईएमएफ। व्हाई इट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ हम अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे कि व्हाई दिस इज कॉल्ड बैक ईएमएफ एंड व्हाई दिस इज कॉल्ड काउंटर ईएमएफ। फॉर नाउ बैक ईएमएफ इज इक्वल्स टू, एज पर द ईएमएफ इक्वेशन वी हैव P500 अपॉन 60A वोल्ट्स, राइट। ये हमारे पास होता है। साथ ही साथ जो इक्वेशन है मोटर का, दिस इक्वेशन लुक्स लाइक दिस। यहाँ हमारे पास ईएमएफ है, यहाँ हमारे पास एक रेजिस्टेंस है RA, आर्मेचर रेजिस्टेंस। From this side we have applied voltage. This is back EMF EB and this is the current flow IA. So from this equation we obtain V is equals to EB plus IA RA, right? So like this we can obtain the equation of this motor, DC motor, equivalent circuit की help से. Now let's discuss about the working principle of DC motor. ठीक है, तो बेसिकली जो वर्किंग प्रिंसिपल है डीसी मोटर का वो एक प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसमें अगर हम कहते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो कंडक्टर के ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स वर्क करता है। दिस इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in a magnetic field, the conductor
experiences a mechanical force. ठीक है, this is the working principle of DC motor and the direction of this force can be determined by Fleming's right hand rule, right? Direction of the force can be determined by Fleming's left hand rule. ठीक है, the magnitude of this force can be given as F is equals to BIL newtons. ठीक है, this is the force जिसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट। डीसी मोटर के प्रिंसिपल को समझने के लिए एक इमेज देखते हैं हम। See, here we have an image of DC motor. इस इमेज में हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, हम देख पा रहे होंगे, राइट? Here we have a battery, DC बैटरी, जिसके हेल्प से हम मोटर को सप्लाई देने वाले हैं। This is the commutator and brushes, जिसकी हेल्प से करंट सप्लाई होगा, राइट? ये स्ट्रक्चर तो हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो फ्रॉम दीज टू टर्मिनल्स वी हैव अप्लाइड ए डीसी सप्लाई एंड दिस सप्लाई इज नाउ कनेक्टेड to the commutator through these brushes and the commutator is connected to the conductor. ये है कंडक्टर लूप जो हमने सिंगल लूप क्लोज एक सिंगल लूप कंडक्टर्स का जो हमने एक शेप देखा था, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, राइट? तो करंट इज फ्लोइंग इन दिस लूप, इस आर्मेचर लूप में करंट फ्लो कर रहा है। सिंस दिस कंडक्टर इज कैरिंग द करंट इनसाइड दिस लूप एंड दिस इज प्लेस्ड इन बिटवीन द मैग्नेट, राइट? ये चीज दिखाई दे रही है हमें बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, राइट? ग्रीन कलर से जो मार्क्ड है दैट इज बेसिकली द करंट फ्लोइंग इनटू दिस लूप। This B, we have the flux density, the direction of the flux north pole to south pole at this particular moment of time, right? तो इस स्ट्रक्चर को हम रिलेट कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से, when a current carrying conductor is placed here, a current carrying conductor loop is placed in between the magnets, this is the magnetic field and it should experience a force. force डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये फोर्स डायरेक्शन है जो इस कंडक्टर के थ्रू एक्सपीरियंस। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को समझने के लिए एक दूसरी इमेज का हम यूज करेंगे। हियर इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस इमेज में हमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं? हियर वी कैन सी वी हैव ए कंडक्टर, वी हैव टू मैग्नेट्स विद नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट? एंड हियर द करंट इज फ्लोइंग। तो लेफ्ट हैंड यहाँ पर दिखाया गया है। लेफ्ट हैंड से हम देख सकते हैं कि जो ये वाला फिंगर है हमारा, दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। This finger which is perpendicular to this and this, right? This finger has to be in perpendicular with both of these two, this thumb and this finger. So the direction of current into this direction, right? And this thumb represents the force direction, right? अगर आप इसको graphically represent करें तो one is this, another one is this, and another should be like this, right? ये जो डायरेक्शंस हैं कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रही हैं, जिसमें अगर एक 3D डायग्राम हम बनाएं तो 3D डायग्राम हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इन दिस डायरेक्शन वी हैव फोर्स, इन दिस डायरेक्शन वी हैव मैग्नेटिक फील्ड एंड इन दिस डायरेक्शन वी हैव द करंट फ्लोइंग। सो थ्रू दिस कंडक्टर करंट इज फ्लोइंग हियर इनटू दिस डायरेक्शन, राइट? मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू दिस डायरेक्शन, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड द फोर्स, जो फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस किया जा रहा है विद दिस कंडक्टर, दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। थंब से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे ही इस कंडक्टर से करंट पास होता है और ये कंडक्टर आपका मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है, जो फोर्स इस कंडक्टर को रोटेट करने की कोशिश करता है, घुमाने की कोशिश करता है, राइट? और उस फोर्स को जो हम डिटरमाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू BIL, राइट? इन न्यूटन्स, जो हमने अभी अभी ऊपर देखा था, दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट कैन बी डिटरमाइंड। So this is how मैकेनिकल ये डीसी मोटर रोटेट करता है। डीसी मोटर का जो आर्मेचर है दैट रोटेट्स, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए डीसी मोटर। इसको आप सिंपल से एक डायग्राम से और समझ सकते हैं। अगर आपको एक सिंपल डायग्राम चाहिए तो वी हैव टू मैग्नेट्स हियर, वन इज नॉर्थ पोल, अनदर इज साउथ पोल हियर, ठीक है? इन बिटवीन दिस इज द आर्मेचर, right? And here we have a conductor,
ठीक है, इस कंडक्टर में करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से लीव हो रहा है, लेट अस से, राइट। तो these are the magnetic lines in downward direction. So according to the Fleming's rule, a force will be acting upon this conductor into this direction, right? इस पर्टिकुलर कंडक्टर पे जो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो ये रहेगा, और इस पर्टिकुलर कंडक्टर पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये रहेगा, क्योंकि इन बोथ दीज टू साइड्स करंट का जो डायरेक्शन है वो एक लूप में फ्लो हो रहा है, यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से लीव हो रहा है। तो एज पर द डायरेक्शन ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है F, दिस इज पॉजिटिव फोर्स एंड दिस इज नेगेटिव फोर्स, एंड इफ दिस इज नेगेटिव फोर्स, दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग हियर दिस। तो द मूवमेंट ऑफ मोटर है दैट बिकम्स लाइक दिस, राइट। फ्रॉम दिस साइड जो फोर्स है वो कंडक्टर को इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, फ्रॉम दिस साइड जो फोर्स है वो कंडक्टर को इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो अल्टीमेटली वी गेट ए anti-clockwise rotation of this machine like this, right? सेम इसी तरह से जितने भी कंडक्टर्स मोटर में होंगे, आर्मेचर के ऊपर जितने भी कंडक्टर्स होंगे, बिल्कुल उसी तरह से जितने भी कंडक्टर्स नॉर्थ पोल के अंदर में आएंगे, वहां पर सभी कंडक्टर्स के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई होगा, एंड जितने भी कंडक्टर्स नीचे साउथ पोल के अंदर में होंगे, उन पे जो फोर्स है वो इस तरह से अप्लाई होगा, और अल्टीमेटली सारे ही कंडक्टर्स पे जो फोर्स आपको मिल रहा है वो फोर्स आर्मेचर को रोटेट करता रहता है, बिकॉज आर्मेचर इज ए पार्ट विच इज सिचुएटेड इनसाइड द मोटर, और स्टेटर और रोटर यानी कि आउटर स्ट्रक्चर और इनर स्ट्रक्चर के बीच में एयर गैप होता है, दैट इज आर्मेचर इज फ्री टू रोटेट। तो जैसे ही उसको फोर्स मिलता है घूमने के लिए, वो रोटेट होना शुरू हो जाता है, इट कंटिन्यूज रोटेटिंग टिल देन द सप्लाई इज कनेक्टेड टू द मोटर, राइट। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था जो डीसी मोटर का हमें बताता है कि किस तरह से डीसी मोटर यहाँ पर काम कर रही है। नाउ इसके आगे हम बात करते हैं बैक ईएमएफ एंड काउंटर ईएमएफ की। जो मोटर के केस में हमें ईएमएफ मिलता है उसको हम बैक ईएमएफ और काउंटर ईएमएफ कहते हैं। तो क्यों इसको बैक ईएमएफ और काउंटर ईएमएफ कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो मोटर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं कि जब भी आर्मेचर रोटेट होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्राइविंग टॉर्क, टॉर्क की वजह से जब आर्मेचर रोटेट हो रहा है तो आर्मेचर कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिसका डायरेक्शन हम लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं, राइट। ये हमें सिंपल सी लैंग्वेज, जो सिंपल से जो रूल्स हैं हमारे, वो हमें पता है कि जब भी कोई कंडक्टर मूव करेगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड चेंज होगा या कॉइल रोटेट होगा, दोनों में से कोई भी एक चीज जैसे ही चेंज होगी उसी के हिसाब से वहां पर ईएमएफ जनरेट होता है, जो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग होता है, राइट। यहाँ पर जो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ जनरेट हुआ दैट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ, and it is given by P500 upon 60A, just like the DC generator, right? Now why this is called back EMF, right? ये चीज यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि why this is called back EMF। तो हमने एक मोटर का इक्वेशन देखा है, मोटर का जो इक्वेशन होता है that is V is equals to E plus IA RA, right? rather इसको हम EB बोल देते हैं। So from here हमें अगर करंट का वैल्यू निकालना हो तो the value of current is equals to V minus EB upon RA, ठीक है। RA is the armature resistance, V is the terminal voltage which is applied, and EB is the back EMF is being produced here, right? Now what we see here, जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है मोटर का that has to be very very small, right? RA is a small resistance, क्योंकि it should not be a large resistance, क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस लार्ज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसमें ड्रॉप्स बहुत ज्यादा होंगे। तो उसको रिड्यूस करने के लिए जो आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं उनके वो एक अच्छे कंडक्टर्स मटेरियल से बनाए गए हैं, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं जो RA का वैल्यू है वो बहुत स्मॉल है, राइट। तो अगर RA का वैल्यू स्मॉल है, और लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ V, मान लीजिए हमने टर्मिनल वोल्टेज पे 220 वोल्ट अप्लाई किया है, ठीक है, हमने 220 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम IA करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 220 माइनस EB, लेट अस से EB is 0, हम कहते हैं कि यहाँ पर EMF होना ही नहीं चाहिए, because there is no use of the EMF in case of DC motor. So if EB is 0, then 220 minus 0 upon armature resistance, that should be maybe less than 1 ohm or maybe 1 ohm or 2 ohm like that. So let us take 1 ohm, right? So how much is the current we are getting? It is 220 ampere, right? 220 ampere is a very very large current, जो बहुत ही difficult है किसी भी मशीन के लिए इसको बियर करना। 220 एम्पियर करंट अगर कंडक्टर से फ्लो होगा तो आपका मशीन वैसे ही जल जाएगा। सो इन दैट केस लेट अस से यहाँ पर बैक ईएमएफ एक प्रोड्यूस हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस P500 upon 60A, क्योंकि बैक ईएमएफ
हैज टू बी इक्वल्स टू V माइनस IA तो हम कह सकते हैं कि V इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस EB, राइट। तो अगर V ऑलवेज ग्रेटर देन EB है और EB शुड बी लेस देन V, तो EB की जो वैल्यू है वो नियरली इक्वल्स टू B होना चाहिए, बट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, राइट। तो दैट मीन्स अगर हमारे पास EB का वैल्यू जनरेट हो रहा है, हमने एग्जांपल लिया था V का 220 वोल्ट, लेट अस से EB का वैल्यू 215 या 216 वोल्ट ऐसा कुछ जनरेट हो रहा है, तो इन दैट केस वी गेट IA इज इक्वल्स टू 220 minus 215 upon 1, that is 5 upon 1, that is 5 ampere. So here this was 220 ampere when there was no EMF, and here we have 5 ampere when EMF is induced. That means ये जो EMF है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मशीन के अंदर, राइट। अगर ये EMF नहीं होगा तो मशीन में डेंजरसली हाई करंट फ्लो होगा, विच इज वेरी वेरी डेंजरस टू द मशीन। दैट इज व्हाई EMF मस्ट बी देयर, और EMF की वैल्यू हमेशा वोल्टेज के साथ अपोज करती है, जिसकी वजह से V और E का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बना रहता है, और V और E का जितना कम डिफरेंस होगा उतना ही अच्छा हमारे मशीन के लिए है, बिकॉज दिस IA करंट विल बी लेस। जितना ज्यादा जो डिफरेंस होगा उतना ही कम हमारा आर्मेचर करंट होना चाहिए। सो फॉर ए डीसी मोटर में अगर आप देखें तो आपके पास कौन कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट है। एक तो हमारा अप्लाइड वोल्टेज कांस्टेंट है, दूसरा आर्मेचर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। इन सारी वैल्यूज में सिर्फ बैक ईएमएफ ही है जो चेंज हो सकता है, एंड बैक ईएमएफ हैज अ रिलेशन विद द स्पीड, दैट इज EB इज इक्वल्स टू P5 अपॉन 60A। तो एज पर द स्पीड हमारा बैक ईएमएफ चेंज हो सकता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड है, राइट। तो ये चीज हमें यहाँ से क्लियर हो गई कि अगर किसी मशीन की स्पीड बढ़ेगी तो वहां से बैक ईएमएफ इंक्रीज होगा, या वाइस वर्सा भी हम कह सकते हैं कि अगर बैक ईएमएफ इंक्रीज होगा तो स्पीड भी इंक्रीज होगी, राइट। तो यहाँ पर हमने ये चीज क्लियरली देखी है कि जो बैक ईएमएफ का सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पर बैक ईएमएफ का सिग्निफिकेंस ये है कि मशीन में जो करंट है उस करंट को हमेशा एक लिमिट में बना के रखता है बैक ईएमएफ, राइट। इसकी वजह से मशीन का जो आर्मेचर करंट है वो हमेशा एक ऐसी क्वांटिटी में रहता है जहां मशीन उसको आसानी से बियर कर सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डैमेज इन द मशीन। सो इसी वजह से जो बैक ईएमएफ है उसको बैक ईएमएफ के नाम से और काउंटर ईएमएफ से नाम से हम जानते हैं, क्योंकि ये अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट मशीन में डेवलप होता है, जो वोल्टेज को ओवरकम करने की कोशिश करता है, यानी कि वोल्टेज को अपोज करने की कोशिश करता है। उसी कारण जो करंट है वो इसके अंदर एक लिमिट में रहता है। नाउ जो दूसरा एडवांटेज है बैक ईएमएफ का वो है, इस बैक ईएमएफ की वजह से हमारी जो मशीन है वो सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन बन जाती है। सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन ऐसा किस लिए होता है, चलिए देखते हैं। हमारे पास जो बेसिक रिलेशंस हैं वो सारे रिलेशंस हमारे पास हैं। एक हमारे पास करंट का रिलेशन है, दैट इज V माइनस EB अपॉन RA। दूसरा हमारे पास रिलेशन है EB इज इक्वल्स टू P5 NZ अपॉन 60A। नाउ इमेजिन करते हैं कि कोई मशीन स्टार्ट की हमने विदाउट एनी लोड, कोई लोड नहीं है मशीन पे, राइट। बिना किसी लोड के मशीन चल रही है, कोई लोड नहीं है, तो टॉर्क इज नियरली इक्वल्स टू 0, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ही मिनिमम टॉर्क की जरूरत मशीन को पड़ रही है, क्योंकि मशीन मोटर पे कोई भी तरह का लोड नहीं है। एंड चूंकि टॉर्क नहीं है मशीन का, तो मशीन अपने फुल एक रेटेड स्पीड पर चलेगी, और रेटेड स्पीड पर चलने की वजह से जो बैक ईएमएफ है दैट विल बी मोर, and since back EMF will be more, so the difference between V minus EB will be less, and because of the resistance the IA current will be also less required by the machine, right. So in this case, when there is no load connected to the machine, very less torque is required by the machine, and since very less torque required by the machine, so machine will run at nearly to the rated speed of RPM speed, जो भी rated speed है मशीन की। अब चूंकि स्पीड मशीन की ज्यादा है, यानी कि रेटेड स्पीड के बराबर है, तो जो बैक ईएमएफ है वो भी मैक्सिमम प्रोड्यूस होना चाहिए। एंड सिंस बैक ईएमएफ इज मैक्सिमम इन दिस केस, सो द डिफरेंस ऑफ V minus EB will be less, and since the difference of V minus EB is less, so the current will also be less in this case, right. Understood this thing? Without any load of the machine, मशीन से जो आर्मेचर करंट ड्रॉ हो रहा है वो बहुत कम ड्रॉ होगा। नाउ सेकंड एग्जांपल लेते हैं, वहां हमने ऑल ऑफ ए सडन मशीन पे लोड कनेक्टेड कर दिया, ठीक है। लोड इज नाउ कनेक्टेड टू द मशीन। लोड के कनेक्ट होने से टॉर्क की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी एक साथ, राइट। टॉर्क विल बी रिक्वायर्ड ऑल ऑफ ए सडन। जैसे ही मशीन टॉर्क की डिमांड करेगी, उसी इंस्टेंट पर जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी,
क्योंकि जैसे ही आप मशीन को लोड देते हैं, लोड देते से ही उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे ही मोटर की स्पीड डिक्रीज हुई, इस रिलेशन के थ्रू बैक ईएमएफ डिक्रीज होगा, बैक ईएमएफ विल बी डिक्रीज्ड, right? As soon as the back EMF is decreased, the difference of V minus EB will be more, right? V minus EB difference will be more, so that the IA current will be more. That means मोटर को आर्मेचर करंट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और जैसे ही मोटर आर्मेचर करंट की रिक्वायरमेंट करेगा, सेम उसी तरह से टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के। जैसे ही आर्मेचर करंट बढ़ेगा, वैसे ही हमारा टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा मशीन का, और जैसे ही टॉर्क जितना जरूरत थी उतना टॉर्क मशीन को मिल जाएगा। सेम उसी तरह से जो स्पीड का फॉल हुआ था, वो फॉल ऑफ स्पीड ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा और मशीन अपनी बैक टू नॉर्मल स्पीड पर आ जाएगी, राइट? कुछ इंस्टेंट के लिए मशीन की स्पीड डिक्रीज होगी, लेकिन जैसे ही मशीन स्टार्ट हो जाएगी, अपनी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी, ये स्पीड भी अपनी नॉर्मल स्पीड पर आ जाएगी, नॉर्मल नंबर्स पे आ जाएगी, और सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। एंड ये जो आर्मेचर करंट है, ये आर्मेचर करंट भी आपका क्या हो जाएगा, जो डिमांड थी आर्मेचर करंट की वो रिड्यूस हो जाएगी, और मशीन आपकी नॉर्मल स्पीड पर, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन पर चलना शुरू हो जाएगा। द करंट विल बी रिक्वायर्ड बाय द मशीन विल बी सेम, जो कि लोडेड कंडीशन में मशीन को चाहिए रहेगा, जो कि रेटेड लोड है। रेटेड लोड जो हमने मशीन को दिया है, उसके अकॉर्डिंगली जितना भी करंट मशीन को चाहिएगा, अब सिर्फ उतना ही करंट मशीन के पास जा रहा होगा, उससे ज्यादा करंट मशीन के पास नहीं जाएगा, राइट? तो ये जो कंडीशन थी, दिस कंडीशन वाज व्हेन वी हैव कनेक्टेड ए लोड सडनली, ठीक है? जब मशीन नो लोड पर चल रही थी अपनी फुल रेटिंग में, उस मशीन पे हमने एकदम से लोड कनेक्ट कर दिया, तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आई है, राइट? तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी मशीन को चलाते हो, तो एकदम से जो सप्लाई है वो डिप होती है, क्योंकि मशीन को हाई करंट की जरूरत कुछ समय के लिए पड़ती है मशीन को स्टार्ट करने के लिए। इसी वजह से जनरली स्टार्टर्स का यूज किया जाता है, ठीक है? जो स्टार्टर्स हैं, स्टार्टर्स क्या करते हैं, स्टार्टर्स का काम होता है मशीन को धीरे धीरे वोल्टेज देना, राइट? जैसे ही हम स्टार्टर की हेल्प से मशीन को कनेक्ट करते हैं, जो सप्लाई वोल्टेज है वो स्लोली स्लोली मशीन के ऊपर जाती है, एंड चूंकि जो सप्लाई वोल्टेज मशीन को कम जाएगी, उसी की वजह से जो स्पीड है मशीन की वो स्लोली इंक्रीज होती है, एंड स्लोली मशीन के इंक्रीज होने से जो बैक ईएमएफ है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाता है, और जो डिफरेंस है V माइनस ई का, वो कांस्टेंट बना रहता है लगभग लगभग, राइट? एकदम से वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि हमने अभी अभी जस्ट यहाँ पर देखा कि अगर आप V वोल्टेज को अप्लाई करके छोड़ देते हैं मशीन पे और ऑल ऑफ ए सडन लोड कनेक्ट करते हैं, तो EB वोल्टेज में एकदम से डिप आता है, जिसकी वजह से आर्मेचर करंट इंक्रीज हो जाता है, राइट? वहीं अगर आप एक लोडेड मशीन पर ऑलरेडी लोड कनेक्टेड हो, उस मशीन को विद द हेल्प ऑफ स्टार्टर अगर आप स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, आप V वोल्टेज को स्लोली स्लोली देने की कोशिश करेंगे। मशीन पर V वोल्टेज, पहले थोड़ा सा वोल्टेज जाएगा, मान लीजिए 220 वोल्ट जाना था तो 50 वोल्ट गया। 50 वोल्ट की हेल्प से मशीन स्लोली रन करना स्टार्ट करेगी, और जैसे ही मशीन घूमना स्टार्ट करेगी, ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। सो V माइनस EB का जो डिफरेंस है वो हमेशा एक कांस्टेंट बना रहता है, राइट? जितना हम V देंगे उतना EB जनरेट होता रहेगा, एंड we already have RA there, that is why the requirement of the current remains nearly constant। वो जो डिप वाली कंडीशन है, वो ऑल ऑफ ए सडन जो लोडेड वाली कंडीशन है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है। इसीलिए आपने जस्ट देखा यहाँ पर कि जो मशीन है वो सेल्फ रेगुलेटिंग का काम कर रही है, एकदम से अपने आप को ऑटोमेटिकली रेगुलेट कर लेती है इन केस ऑफ लोडेड मशीन। वहीं अगर वाइस वर्सा आप देखें कि एक लोडेड मशीन चल रही है, उस चलती हुई मशीन से आपने एकदम से लोड हटा दिया, राइट? ऑल ऑफ ए सडन व्हेन यू रिमूव द लोड, अब मशीन पे जो पहले टॉर्क की जरूरत पड़ रही थी, वो टॉर्क एकदम से रिड्यूस हो जाएगा। दैट मींस डिमांड ऑफ टॉर्क सडनली डिक्रीज। जैसे डिमांड ऑफ टॉर्क डिक्रीज हुई, मशीन पे पहले से इतनी पावर है कि वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा, राइट? क्योंकि पहले से मशीन को ज्यादा टॉर्क चल रहा था, क्योंकि लोडेड मशीन थी। जैसे ही आपने लोड हटाया, मशीन का जो टॉर्क रिक्वायरमेंट है वो एकदम से निल हो गया, या नियरली बहुत ही मिनिमम हो गया। जैसे ही डिमांड ऑफ टॉर्क डिक्रीज हुआ, मशीन के पास ऑलरेडी मैकेनिकल पावर इतना था कि उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, राइट? पहले से ज्यादा स्पीड पर रोटेट होने लगी। जैसे ही स्पीड इंक्रीज हुई, आपका जो बैक ईएमएफ था वो इंक्रीज होगा, क्योंकि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, and if this EMF is increased, that means V minus EB का जो डिफरेंस था वो सडनली डिक्रीज होगा, और उसके डिक्रीज होने से जो आर्मेचर करंट का रिक्वायरमेंट है वो डिक्रीज होगा, और इसके डिक्रीज होते ही टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू होता है IA,
ऑटोमेटिकली टॉर्क भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि मशीन को जिस रिक्वायरमेंट, जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है, कम टॉर्क चाहिए तो उसको ऑटोमेटिकली कम टॉर्क मिलता है, ज्यादा टॉर्क उसको चाहिए तो ऑटोमेटिकली ज्यादा टॉर्क मिलता है। तो मशीन ऑटोमेटिकली अपने आप में एडजस्टमेंट करती है, राइट, अकॉर्डिंग टू दीज टू रिलेशंस। दो रिलेशंस हमने यहाँ पर यूज किए हैं सिर्फ। पहला रिलेशन है हमारा EB इक्वल्स टू P5NZ/60A, दूसरा रिलेशन है V इक्वल्स टू EB प्लस IA/RA। विद द हेल्प ऑफ दीज टू रिलेशंस वी कैन इजीली एक्सप्लेन दिस थिंग कि कैसे बैक EMF मशीन को सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन बनाता है। इस चीज को आप बिल्कुल एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। आप सभी लोग बाइक या स्कूटर चला चुके होंगे या चलाते होंगे, ठीक है। आपने जनरली देखा होगा जब आप बाइक पर चलते हैं तो लेट अस से यू मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। आपने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मेंटेन किया है। नाउ सडनली यू हैव टू राइड ऑन ए स्लोप। आपको ऊपर की तरफ को चढ़ना है। ऊपर की तरफ को चढ़ने के ही जैसे आपका बाइक स्टार्ट करता है, आपका जो मशीन है, जो बाइक है, उसका स्पीड डिक्रीज होता चला जाता है। जैसे ही उसका जो स्पीड है वो डिक्रीज होता है, आप क्या करते हैं, उसको एक्सेलरेट करते हैं। आप उसको ज्यादा पावर देने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर बनी रह सके, राइट। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मशीन को लोड देने पे करंट की रिक्वायरमेंट हुई, जैसे ही आपने करंट को दे दिया, आपने क्या किया, करंट को देते से ही आपका जो मोटर है वो एक्सेलरेट हो गया और उसका जो स्पीड है वो मेंटेन हो गया। बिल्कुल सिमिलरली बाइक की तरह से। नाउ आपको एक स्लोप से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बाइक को उतारना है। आपकी जो स्पीड थी इस कांस्टेंट मोमेंटम पर 60 kmph बनी हुई है, राइट। जैसे ही आप स्लोप पर आते हैं, क्या देखते हैं कि जो बाइक का स्पीड है वो इंक्रीज हो गया। ऑल ऑफ ए सडन एकदम से स्पीड हो गया, इंक्रीज हो गया। और इंक्रीज होते ही क्या होगा, आप एक्सेलरेटर को छोड़ना शुरू कर देंगे। मतलब आपका, आपने जो एक्सेलरेटर दे रखा था वो उसको रिलीज करना शुरू कर देंगे ताकि जो बाइक है आपकी उसका स्पीड मेंटेन हो सके। और वो जो इंक्रीज होके 60 के ऊपर चला गया था, 70 75 चला गया था, उसको वापस से 60 के अंदर ला सके ताकि आप सेफ लिमिट में रहें, ठीक है। तो इस एग्जांपल के थ्रू आप मोटर का जो वर्किंग है सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन का, वो आप बिल्कुल इसी तरह से समझ सकते हैं। मोटर के केस में आपको टॉर्क की डिमांड होती है या टॉर्क रिलीज होता है, उसके अकॉर्डिंगली स्पीड डिप या स्पीड इंक्रीज होती है। स्पीड डिप या इंक्रीज होने के अकॉर्डिंगली बैक ईएमएफ कम या ज्यादा होता है। एंड बिकॉज ऑफ बैक ईएमएफ करंट की जो रिक्वायरमेंट है वो कम ज्यादा होती है, जिसकी हेल्प से टॉर्क ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करता है एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन, बैक ईएमएफ एंड काउंटर ईएमएफ ऑफ द डीसी मोटर, ठीक है। सो वी कंक्लूड दिस वीडियो। यहाँ पर स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने डीसी जनरेटर के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं दोनों ही टॉपिक के ऊपर, जनरेटर के ऊपर भी और मोटर के ऊपर भी, राइट। तो तब तक आप इस वीडियो को देख के इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है मोटर का, और साथ ही साथ जो बैक ईएमएफ का सिग्निफिकेंस है, काउंटर ईएमएफ का सिग्निफिकेंस है, उसको समझने की कोशिश करिए, राइट। So thank you so much for watching this video. Thank you.